नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट, जिसमें एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने संघर्ष में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन है या आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक ऐसे संघर्ष की घटना है, एक ऐसा संघर्ष है जिसकी शुरुआत भारत में न होकर के विदेश में हुई, उत्तरी अमेरिका में हुई। ये आंदोलन था, ये संघर्ष था गदर आंदोलन, जिसका उद्देश्य जिसकी शुरुआत तो विदेश में हुई, लेकिन जिसका उद्देश्य था एक सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को आज़ाद कराना। तो आइए आज हम एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से गदर आंदोलन और उससे जुड़ी हुई एक प्रमुख घटना कामागाटा मारू, जो एक समुद्री यात्री जहाज़ था, उससे जुड़ी घटना का अध्ययन करेंगे, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा सेशन ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का टॉपिक गदर आंदोलन। दोस्तों, 20वीं सदी के पहले दशक में ही भारत के बहुत से लोग, खासकर पंजाबी लोग, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी के तट, कनाडा और अमेरिका जो तट है उस पर बसने लगे थे। एक अच्छे भविष्य के तलाश में वो वहाँ गए, रोजी रोटी के तलाश में गए, बेहतर भविष्य के लिए, जिसमें किसान थे या सेवानिवृत्त सैनिक थे, वो वहाँ गए रहने के लिए। लेकिन बहुत से लोगों को जो सीधे गांव से पहुँचे थे, जो पश्चिमी तौर तरीके से अनभिज्ञ थे, उनको घुसने नहीं दिया गया और जिन्हें बसने की इजाज़त दी गई उनके साथ कई प्रकार के भेदभाव हुए, उन पर अत्याचार होने लगा। कारण ये था, ये सभी लोग जो वहाँ जाकर बस रहे थे वो मजदूरी या खेतों में या फिर फैक्ट्रियों में कर रहे थे, और वो जो गोरे मजदूर थे उनकी तुलना में कम मजदूरी पे काम करने तैयार थे। इसलिए भारतीय लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। उन्हें कनाडा में या अमेरिका में, खासकर कनाडा में बसने नहीं दिया जा रहा था। कनाडा में जो प्रमुख गढ़ बन रहा था इन प्रवासी भारतीयों का, वो था वैंकूवर, और वहाँ पर रहने के लिए लोग जा रहे थे। लेकिन गोरे मजदूर लगातार भारतीयों का विरोध कर रहे थे, उनके साथ लड़ने झगड़ने को तैयार रहते थे। उनके संगठन भी भारतीयों का विरोध कर रहे थे, यहाँ तक कि उन गोरे मजदूरों एवं संगठनों का समर्थन करने वाली राजनीतिक संस्थाएं भी भारतीयों का विरोध कर रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय ब्रिटिश सरकार भी नहीं चाहती थी कि भारतीय जाकर के कनाडा में बसें या अमेरिका में जाके बसें। वो इसलिए कि उनका मानना था कि अगर वो यहाँ जाएंगे तो गोरे मजदूरों से मिलेंगे तो उनके नज़र में अंग्रेज़ों की इज्जत गिरेगी, वो सामाजिक विचारधारा में आ जाएंगे। इसलिए वो चाहते थे कि वहाँ वो न जाएं। अगर वहाँ जाएंगे तो उनके साथ भेदभाव बढ़ता जाएगा, अगर भेदभाव बढ़ता जाएगा तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए अंग्रेज़ी सरकार भी नहीं चाहती थी। उन्होंने कनाडा सरकार से भी ये बात कही कि वहाँ बसने न दिया जाए, लेकिन फिर भी लोग जा रहे थे, उनको रोका जा रहा था। तो इस क्रम में 1908 में कनाडा ने भारत से जो जाने वाले लोग थे, जो अप्रवासी थे, उनको आने पर रोक लगा दी। इसके वजह से वहाँ के जो पहले आकर रह रहे थे उन लोगों ने अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ें उठानी शुरू कर दी और अपने अधिकारों के लड़ने लगे। इसमें प्रमुख, अब हम अपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानेंगे। जो पहला प्रश्न हमारा है, फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने शुरू किया? तो दोस्तों, तारकनाथ दास जो वहाँ पर बस चुके थे कनाडा में, उन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम था फ्री हिंदुस्तान। इस अखबार के माध्यम से उन्होंने भारतीयों की आवाज़ उठाई, भारतीयों के अधिकार के लिए लड़ने की शुरुआत की। दूसरा प्रश्न है, स्वदेश सेवक गृह की स्थापना वैंकूवर में किसने की? तो ये दोनों ही लोग, जी डी कुमार
स्वदेश सेवक गृह की स्थापना किसने की थी बैंकोर में? जीडी कुमार। ये दोनों ही लोग बैंकोर में रहते थे और तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार शुरू किया। वहीं जीडी कुमार ने भारतीय प्रवासियों के एक ठिकाने के तौर पर, एक संघर्ष करने के केंद्र के तौर पर स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की जीडी कुमार ने। तीसरा प्रश्न है, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की गई? अब जीडी कुमार एवं तारकनाथ दास द्वारा जो संघर्ष चलाया जा रहा था, या जो उनके साथ, क्योंकि उन अखबार जो छापते थे, खासकर तारकनाथ दास जी, उनके अखबार की जो भाषा थी वो उग्र थी, वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ थी और बहुत ही रोष से भरी हुई बातें वो लिखा करते थे, जो कनाडा सरकार को भी नागवार गुजरी। इसलिए इन दोनों लोगों को कनाडा से निर्वासित कर दिया गया। उसके बाद तारकनाथ दास और जीडी कुमार, इन्होंने सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी। सिएटल अमेरिका में है, जो कि बैंकोर और सिएटल दोनों ही शहर पड़ोसी राज्य हैं। वहाँ पर रह करके इन्होंने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की, जो एक नया केंद्र बन गया। बैंकोर से हट करके सिएटल में अप्रवासी भारतीयों के संघर्ष का एक केंद्र बना। अब इन्होंने अपने संघर्ष के लिए, अपने लड़ाई के लिए एक नेता की तलाश थी। इनकी नेता तलाश किसे पूरी हुई? इनकी नेता तलाश पूरी हुई तब। अगला प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हुए बम हमले को किसने सही ठहराया? तो इस प्रश्न का उत्तर है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल उस वक्त अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य कर रहे थे। साथ ही लाला हरदयाल विभिन्न संगठनों में जाकर के, संगठनों में चाहे वो मजदूर संगठन हो या कृषि संगठन हो, किसानों का संगठन हो, उसमें जाकर के वो भाषण कर रहे थे। तो उनकी बातों से बहुत प्रभावित थे यूनाइटेड इंडिया हाउस के लोग। उन्होंने अपने संघर्ष के लिए एक नेता की तलाश थी, तो उस नेता के रूप में इन्हें लाला हरदयाल जी मिले। हालांकि ये चाहते थे कि इनके नेतृत्व अजीत सिंह करें, जो जिन्हें निर्वासित कर दिया गया था, वो अमेरिका में रह रहे थे। उनको भारत से बुलाने की उनकी कोशिश थी, लेकिन उनकी ज़रूरत ना पड़ी, क्योंकि लाला हरदयाल ने भारतीय प्रवासी भारतीय थे, जो कि अमेरिका या जो कनाडा में रह रहे थे, उनके संघर्ष के, उनका जो संगठन था, संघर्ष लड़ाई लड़ने के लिए नेतृत्व करने को तैयार हो गए। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 5 है, पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन गठन कब हुआ? हिंदी एसोसिएशन, पोर्टलैंड जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर एक संगठन बनाया गया। पूरे अमेरिका या कनाडा में रहने वाले जो भी अप्रवासी भारतीय थे, उनके हक के लिए, उनके लड़ने के लिए, उनकी मांगों को रखने के लिए एक संगठन बना, जिसे हिंदी एसोसिएशन कहते हैं। कहीं कहीं इसका नाम हिंदी एसोसिएशन फॉर पैसिफिक कोस्ट, यानी प्रशांत महासागर के तट पर रहने वाले लोगों का संगठन, हिंदी एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी मई 1913 में। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, अक्सर इसका नाम हिंदी एसोसिएशन भी है। इसकी स्थापना पोर्टलैंड में हुई थी मई 1913 में। इसकी बैठक जो हुई वो भाई परमानंद, जो कि गदर आंदोलन के बहुत बड़े नेता हुए, उनके घर पे हुई थी। और वहाँ पर ये तय हुआ कि वो सभी लोग जो है एक संगठन तैयार करेंगे जो भारतीयों के हक के लिए लड़ेगा। तो उस मीटिंग में जो पहली हिंदी एसोसिएशन की बैठक थी, उसमें ये तय हुआ, उसमें लाला हरदयाल जी ने ये तय किया कि हमें अमेरिकियों के साथ नहीं लड़ना है, क्योंकि अमेरिका में रह के हमें जो आज़ादी मिली है उसका उपयोग करना है, हम जो धन कमा रहे हैं उसका उपयोग करना है, और हमें अपनी लड़ाई भारत में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध करनी है, क्योंकि जब तक हम गुलाम हैं तब तक हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। हमें अगर अपना स्थान पाना है तो पहले हमें आज़ाद होना पड़ेगा। हम वहाँ गुलाम हैं, इसलिए हमें हमारे गुलामों की तरह यहाँ पर हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, हमारे साथ व्यवहार किया जाता है, हमें दोयम दर्जे का समझा जाता है, क्योंकि हम एक गुलाम देश के वासी हैं। इसलिए हम पहले भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करेंगे।
ऐसी बातों को सुन करके सभी बहुत ही उत्साहित हुए, संघर्ष के लिए खड़े हो गए। तो ऐसे में ही ये तय हुआ कि एक अखबार शुरू किया जाएगा और पर्चे बांटे जाएंगे। इसी संबंध में गदर दल का गठन कब और कहाँ हुआ? अब शुरुआत हुई अखबार बांटने से, अखबार शुरू करने से, जिसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता, लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य शुरू किया गया, उद्देश्य बनाया गया। लेकिन वो जो अखबार शुरू हुआ, अखबार जिसका नाम था गदर, उस अखबार के नाम पर ही उस संगठन का नाम गदर पार्टी पड़ गया, या उनके आंदोलन को गदर आंदोलन कहा गया। यानी हिंदी एसोसिएशन गदर दल के रूप में परिवर्तित हो गया। तो उस गदर दल या जो अखबार शुरू हुआ गदर, वो 1 नवंबर 1913 में शुरू हुआ था। तो उस डेट को ही गदर दल का स्थापना दिवस या गठन के तौर पे जाना जाता है। तो 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल का गठन हुआ था, या वो अखबार प्रारंभ हुआ था। अब गदर दल के प्रमुख नेता कौन थे? यह अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, गदर दल के प्रमुख नेता। तो उसके प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने यह नेतृत्व करने का बीड़ा उठाया उन्होंने, क्योंकि लाला हरदयाल एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, वक्ता थे, भाषण कला में माहिर थे, इसलिए उनको गदर दल का प्रमुख नेता बनाया गया। अगला प्रश्न है गदर दल के अन्य प्रमुख नेताओं के नाम। तो गदर जो पार्टी थी या आंदोलन था, सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि बहुत से व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति इसमें शामिल थे जिन्होंने अपना योगदान दिया। जिसमें थे पहले सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना ये गदर जो दल बना, गदर पार्टी बनी, उसके अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष थे सोहन सिंह भकना। भाई परमानंद बहुत ही सक्रिय नेता, बरकतुल्लाह, रामचंद्र, करतार सिंह साराभाई बहुत ही उग्रवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति, करतार सिंह साराभाई जिनको बाद में फांसी की सजा दी गई, करतार सिंह साराभाई। तो ये प्रमुख व्यक्ति थे जो गदर दल के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने गदर आंदोलन को बहुत आगे ले गए। गदर आंदोलन को बढ़ाने के लिए भारत तक उन्होंने काम किया। अगला प्रश्न है गदर दल के अखबार का क्या नाम है? तो गदर दल या गदर पार्टी या गदर आंदोलन, ये अखबार के कारण ही इसका नाम पड़ा। तो गदर दल के अखबार का नाम था गदर, जो कि एक साप्ताहिक अखबार था, सप्ताह में एक बार निकलता था, और सबसे पहले ये उर्दू में प्रकाशित होना शुरू हुआ। फिर 9 दिसंबर से गुरुमुखी में, यानी 1 नवंबर से शुरू हुआ, फिर 9 दिसंबर से ये गुरुमुखी यानी पंजाबी भाषा में भी छपने लगा। गदर अखबार के प्रथम पृष्ठ पर क्या लिखा होता था? अब आप इस बात से जान सकते हैं, पहले पन्ने पर ही लिखा होता था क्या? अंग्रेजी राज का दुश्मन। अखबार जो छपता था गदर, उसके पहले पृष्ठ पर लिखा होता था नाम के नीचे ही अंग्रेजी राज का दुश्मन। ये अमेरिका में रहते हुए उनको पूरी आज़ादी थी अमेरिका में, जबकि कनाडा ब्रिटिश सरकार की पिछलग्गू थी, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था, लेकिन अमेरिका में इसे करने की आज़ादी थी, इसलिए वहाँ पर अखबार छपा गया गदर, और उस पर लिखा होता था अंग्रेजी राज का दुश्मन। अगला प्रश्न है गदर अखबार का प्रसार किन किन देशों में हुआ? तो गदर जो अखबार निकला उसका प्रसार फिलीपींस, मलाया, हांगकांग, सिंगापुर, त्रिनिदाद, होंडुरास, अमेरिका, भारत। तो अमेरिका, कनाडा में तो हुआ ही, भारत में तो था ही, पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में गदर अखबार फैल गया, क्योंकि पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय रहते थे, वहाँ तक इसका प्रसार होता था। गदर अखबार में 14 सूत्री बातें, जिसे 14 सूत्री कच्चा चिट्ठा, जो कि अंग्रेजी सरकार के बारे में होती थी, वो निकलती थी। साथ ही साथ इसमें भारत के जो तमाम क्रांतिकारी या बड़े नेता थे, जैसे तिलक जी हों या फिर अजीत सिंह हों, अरविंद घोष, या उस समय के जो बड़े बड़े नेता थे, उग्रपंथी विचारधारी नेता थे,
उनके लेख छपते थे, उनके भाषण छपते थे। साथ ही साथ इसमें कविताएं छपती थी। जो कविताएं गदर में जो कविताएं थी वो बहुत ही लोकप्रिय हुई। गदर अखबार में जो छपने वाली कविताएं थी उसका एक अलग संकलन है जिसे गदर की गूंज कहते हैं। अक्सर लोग उस कविताओं को पाठ करते थे, गुनगुनाते रहते थे। तो धीरे धीरे उसकी कविताओं या उसके लेखों से इतने प्रभावित हुए लोग कि अमेरिका से बाहर भी बहुत से शहरों में लोकप्रिय हो गए। अब अगला प्रश्न है 12वां, सैन फ्रांसिस्को में गदर आंदोलन के मुख्यालय का क्या नाम था? तो जहाँ से गदर कार्यक्रम चल रहे थे, जो मुख्यालय था उस मुख्यालय का नाम था युगांतर आश्रम। जैसा कि आप जानते हैं युगांतर एक क्रांतिकारी संगठन था बंगाल का, तो उसी संगठन के नाम पर सैन फ्रांसिस्को में गदर आंदोलन का मुख्यालय बनाया गया, उसका नाम रखा गया युगांतर आश्रम। अगला प्रश्न है 18वां, लाला हरदयाल को अराजकतावादी गतिविधियों के लिए कब गिरफ्तार किया गया? अब अमेरिका पर दबाव पड़ने लगा, ब्रिटिश सरकार बौखला गई। गदर आंदोलन के द्वारा किए जा रहे प्रचार प्रसार से, गदर आंदोलन के द्वारा जो जागरूकता फैल रही थी, क्योंकि गदर आंदोलन की बातें न केवल इन देशों में बल्कि भारत के बड़े बड़े शहरों में, पंजाब में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, संयुक्त प्रांत में लोग बड़े चाव से पढ़ते थे और अपने आप को संघर्ष के लिए तैयार कर रहे थे, जिसके वजह से अंग्रेज सरकार बौखला गई। उन्होंने अमेरिका सरकार पर दबाव डाला, जिसके फलस्वरूप 25 मार्च 1914 को लाला हरदयाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि लाला हरदयाल को जब जमानत मिली उसके बाद उन्होंने गुपचुप तरीके से अमेरिका छोड़ दिया, जर्मनी चले गए। लेकिन इसके साथ ही गदर आंदोलन को जो सक्रिय समर्थन मिल रहा था, जो सक्रिय नेतृत्व मिल रहा था लाला हरदयाल जी के द्वारा, वो मिलना बंद हो गया, जिससे गदर आंदोलन की जो गति थी वो धीमी पड़ गई। अब हम गदर आंदोलन से जुड़ी हुई एक प्रमुख घटना उसके बारे में जानेंगे, वो थी कामागाटा मारू। कामागाटा मारू के बारे में जरूर पढ़ा जाता है गदर आंदोलन के द्वारा, और गदर आंदोलन के साथ साथ कामागाटा मारू से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिए, जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। कामागाटा मारू क्या था, यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो कामागाटा मारू क्या था? एक जापानी समुद्री यात्री जहाज। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था और खास बात यह है एक यात्री जहाज था। अगला प्रश्न है कि कामागाटा मारू जहाज को किसने किराए पर लिया था? अब कामागाटा मारू जहाज की जो घटना थी उसके पहले हम आपको कुछ बातें बताएं। 1908 से ही प्रतिबंध लगा दिया था कनाडा ने भारतीयों को कनाडा में घुसने के लिए। उसके बाद 1913 में कुछ लोग पहुंच गए कनाडा, उनको जाने दिया गया। हालांकि कनाडा ने एक नियम बनाया था कि कनाडा वही आ सकता है जो सीधे भारत से कनाडा आए, वही कनाडा में प्रवेश कर सकता है। लेकिन उस ज़माने में ऐसी कोई भी ऐसी नौसैनिक व्यवस्था नहीं थी या कोई ऐसी समुद्री व्यवस्था नहीं थी जिसके द्वारा सीधे यात्रा करके वहाँ पहुँचा जा सके। लेकिन कुछ लोग कई चरणों में होकर के वहाँ पहुँचे कनाडा, और उन लोगों ने एक कर्नाटक के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और जिसके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कनाडा में प्रवेश करने की इजाज़त दे दी। तो इस निर्णय से उत्साहित होकर के कामागाटा मारू जहाज में बैठ करके बहुत से दक्षिण भारतीय जो भारतीय मूल के लोग थे, दक्षिण एशिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोग थे, उन्होंने कनाडा में बसने की कोशिश की। इस कोशिश में उन्होंने कामागाटा मारू जहाज का उपयोग किया। तो अगला प्रश्न था कि कामागाटा मारू जहाज को किसने किराए पर लिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है सिंगापुर में ठेकेदारी कर रहे एक भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह ने। गुरदीप सिंह इन्होंने किराए पर लिया कामागाटा मारू जहाज,
उस निर्णय से उत्साहित होकर के, जिसमें कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने उन भारतीयों को कनाडा में बसने की इजाज़त दी जो सीधे यात्रा करके भारत से नहीं आए थे। इसलिए उन्होंने जहाज़ लिया और दक्षिण एशिया में रहने वाले जो सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया रहने वाले लोग थे, उनको ले करके, प्रश्न है कामागाटा मारू जहाज़ कहाँ की यात्रा पर निकला। तो 4 अप्रैल 1914 को उस निर्णय से प्रभावित होकर, उत्साहित होकर के 4 अप्रैल 1914 को 376 यात्रियों को लेकर के, दक्षिण एशिया से 376 भारतीयों को लेकर के वैंकूवर कनाडा के लिए सिंगापुर से यात्रा शुरू हुई। और दक्षिण एशिया यानी सिंगापुर से आगे चाइना होते हुए कोरिया, जापान में याकोहामा में ये जहाज़ रुका था, जहाँ पर गदर आंदोलन के लोगों ने उन्हें पर्चे बांटे, उनको तमाम जानकारियाँ दी थी। वहाँ से हो करके ये जहाज़ पहुँचा वैंकूवर कनाडा। लेकिन कनाडा सरकार को उसकी खबर लग गई थी। कनाडा सरकार ने तय किया कि कामागाटा मारू के लोगों को कनाडा में घुसने नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें कनाडा के समुद्र तट से कुछ भीतर समुद्र में उन्हें रोक दिया गया और उन्हें कनाडा में घुसने के लिए मना कर दिया गया। अब इस बात से रोष होकर के, क्रोधित होकर के या इस समस्या का सामना करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। प्रश्न नंबर 17वां है, शोर कमेटी किनके नेतृत्व में गठित की गई? शोर मतलब तट, किनारा। तो एक किनारा कमेटी बनाई गई जो वहाँ के कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की या न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसमें हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह, 3 व्यक्तियों को उन्होंने अपना नेता बनाया और उन्हें समुद्र तट पर भेजा अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन कनाडा सरकार किसी बात में, कनाडा सरकार तैयार नहीं हुई, उनकी बात को माना नहीं और उन्हें सीमा में घुसने से रोक दिया। कुछ एक भारतीयों को उन्होंने अपने यहाँ आने दिया, लेकिन बाकी सभी लोगों को उन्होंने वापस भेज दिया। अब प्रश्न नंबर 18वां है, वैंकूवर से लौटकर जहाज़ कहाँ पहुँचा? अब उन जहाज़ को, कामागाटा मारू जहाज़ को फिर से जो लोग 2 महीने लगातार समुद्र में खड़े रहे उनको घुसने नहीं दिया गया, उन्हें फिर से भारत भेज दिया गया, जिसमें वो याकोहामा आए और वहाँ पर आने के बाद अंग्रेज़ सरकार ने आदेश दिया कि अब ये जहाज़ कहीं भी नहीं रुकेगा और वो सीधे भारत आए। तो बहुत ही भूखे प्यासे, गुस्से से भरे हुए लोग 29 सितंबर 1914 को बजबज कलकत्ता, जहाज़ कलकत्ता पहुंचा, कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे पहुंचा 29 सितंबर 1914 को। अब ये सभी लोग भरे हुए थे क्रोध से, रोष से, और जैसे जहाज़ किनारे पर लगा, पुलिस से इनकी झड़प हो गई। पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई। बहुत से लोग पकड़ लिए गए, उनको लंबी लंबी सजाएं दी गई और बहुत से लोगों को उनके गांव में घुसने नहीं दिया गया, उनके गांव में नज़रबंद कर दिया गया। तो इस प्रकार से एक संघर्ष की कहानी, जिसमें भारतीयों को न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी अपने शासन में, अपने शिकंजे में कसने की कोशिश की अंग्रेजी सरकार ने। एक ये उससे जुड़ी हुई एक ऐसी घटना है कामागाटा मारू की घटना, जो भारतीयों के संघर्ष और उनके बलिदान की कहानी है। तो दोस्तों, यदि आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों, आज इतना ही। एक नए चैनल के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे दोबारा भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।